हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? एज वी ऑल नो, माय नेम इज़ तेजस्विनी. नेम ऑफ द टॉपिक इज़ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. ये है आपके थर्ड चैप्टर में से आखिरी टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. देखते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग वैसे है क्या. उसका शॉर्ट फॉर्म है BPR. मिड 90s में 60% फॉर्चून 500 कंपनीज़ ने बोला कि हमने री इंजीनियरिंग एफर्ट्स किए थे. फॉर्चून 500 कंपनीज़ आर द बिगेस्ट 500 कंपनीज़. बहुत बड़ी 500 कंपनीज़ जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या फिर गूगल है या फिर एप्पल है. खैर, इसमें से कुछ उस वक्त एस्टैब्लिश नहीं थी, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ जो आज फॉर्चून 500 कंपनीज़ में हैं. इसके बाद आज इंडियन कंपनीज़ में से कौन है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस है या फिर टाटाज़ हैं. सो दीज आर द बिगेस्ट 500 कंपनीज़ इन द वर्ल्ड. इन्होंने बोला कि हम सब ने री इंजीनियरिंग की थी. सो बेसिकली री इंजीनियरिंग क्यों करेंगे? बिकॉज फंडामेंटली वी विल रीथिंक. ये एक क्रांतिकारी बदलाव, क्रांतिकारी सोच है. क्रांतिकारी सोच किस बारे में? रीथिंक हाउ दे डू देयर वर्क इन ऑर्डर टू ड्रामेटिकली इम्प्रूव. किस लिए, क्या इम्प्रूव करेंगे हम लोग? बेसिकली कस्टमर सर्विस, प्रोफेशनल कॉस्ट को कट करने के लिए, कस्टमर सर्विस को कट करने के लिए, कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने के लिए, कॉस्ट को कट करने के लिए एंड वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर्स बनने के लिए. वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि ये ज़माना था ग्लोबलाइजेशन का एंड स्लोली स्केल ऑफ कंपटीशन वाज इंक्रीजिंग एंड वाज क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑफ द कंट्रीज़. एंड प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए, कस्टमर्स को बेहतर सर्विसेज देने के लिए ऑलरेडी जो कर रहे थे वो सारे काम काफ़ी नहीं थे. टू ब्रिंग अ फंडामेंटल चेंज, टू डू अ फंडामेंटल रीथिंकिंग, वो क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को इन लोगों ने यूज़ किया था. अब देखते हैं कि BPR बेसिकली होता क्या है. उसमें हम लोग हर चीज़ के बारे में दोबारा सोचेंगे. इट्स अ रीथिंकिंग एंड रीडिज़ाइनिंग द वे वर्क इज़ डन. रीथिंकिंग एंड रीडिज़ाइनिंग, हर चीज़ को दोबारा सोचेंगे और दोबारा डिज़ाइन करेंगे. एंड क्या करेंगे? बेसिकली 2 की एरियाज़ को हम यहाँ पे टारगेट करते हैं. द की एरियाज़ आर बेसिकली डेटा डिसमिनेशन का मतलब है बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन लोगों तक, डेटा लोगों तक पहुँचाना. डिसमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना बहुत ज़्यादा फास्ट स्केल पर. एंड और क्या करना? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में IT का इस्तेमाल करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना. टेक्नोलॉजी यूज़ करना किस चीज़ में? डेटा डिसमिनेशन, डेटा जल्दी स्प्रेड करने के लिए एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए. सो फार हमने क्या क्या सीखा? फॉर्चून 500 कंपनीज़ बोली हम सब ने बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग किया. फिर हमने देखा कि उन्होंने री इंजीनियरिंग क्यों किया? कस्टमर सर्विसेज को इन्हांस करने के लिए, कॉस्ट कम करने के लिए एंड ग्लोबलाइजेशन के चलते वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर बनने के लिए. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होता क्या है? इट इज़ नथिंग विद द प्रैक्टिस ऑफ रीथिंकिंग एंड रीडिज़ाइनिंग. किस लिए और कैसे? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेटा डिसमिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में यूज करना टू बेसिकली इन्हांस बोथ ऑफ देम. डेटा एंड इंफॉर्मेशन को फास्ट तरीके से स्प्रेड करना एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एफिशिएंसी लाना. ये 2 आज भी की फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, किसी भी कंपनी का फॉर्चून डिसाइड करते हैं. सो दैट वाज द बेसिक्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. ओके, करते कैसे हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग? स्टेप्स देखते हैं. सबसे पहले विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स. विजन इज़ नथिंग बट माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन, कि मुझे पहुंचना कहाँ है, वो मेरा अल्टीमेट सपना है. सो यहाँ पे
आई विल कॉल इट, यहाँ पे द की वर्ड वुड बी विजन। विजन, सबसे पहले विजन डेवलप करेंगे। विजन के बाद क्या आएगा? अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग की प्रोसेस, क्योंकि इसी को मैं चेंज करना चाहती हूँ। उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसे किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, कॉस्ट कटिंग और बेहतर तरीके से कैसे हो सकती है, कस्टमर सर्विस बेहतर कैसे बनाई जा सकती है। सो एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इसके बाद हम समझेंगे। सो एग्जिस्टिंग प्रोसेस को समझना। आगे चलते हुए अब क्या करेंगे, देखिए आगे चलते हुए तीसरा है आइडेंटिफाई द प्रोसेस टू प्रोसेस फॉर रीडिज़ाइनिंग। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन क्यों करना है? आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम पहचानेंगे कि कौन सी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के काबिल है, और इम्प्रूव होने के बाद ओवरऑल जो मेरा एफिशिएंसी है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ला देगी। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस इज गोइंग टू बी माई नेक्स्ट टास्क। प्रोसेस जो चेंज करने लायक है उसे पहचानना, एंड नॉट ओनली दैट, उसमें एक्चुअली चेंजेस लाने के लिए उसे फाइनलाइज करना कि दिस इज़ द प्रोसेस जिसमें हम बदलाव लाएंगे। देन आइडेंटिफाई द चेंज लिवर्स, कि एग्जैक्टली चेंज कहाँ लाया जा सकता है, उसे हम बोलेंगे लिवर्स। एक बार हमने देख लिया कि चेंजेस कहाँ लाए जा सकते हैं, फिर हम एक्चुअली में नई प्रोसेस इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लिवर्स पहचान लिए, प्रिसाइजली कहाँ चेंजेस लाने हैं वो पहचान लिया। अब मैंने नई प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट किया है। सो अब मैंने नया प्रोसेस पिक्चर में लाया है। नया प्रोसेस पिक्चर में इम्प्लीमेंट करने के बाद अब अगली बारी है नई प्रोसेस को एक्चुअली में ऑपरेशंस में लाना। उस प्रोसेस को लाएंगे ऑपरेशंस में, मतलब उसे लाएंगे रनिंग कंडीशन में। और अब जो मेरा काम चल रहा था वो अब पुराने तरीके से नहीं बल्कि नए तरीके से होगा, कि एक्चुअली में ऑपरेशंस में ला दिया। ऑपरेशंस का मतलब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, एनी प्रोसेस दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट इज़ नोन एज operations basically, which will include purchase of raw material, which will include setting up the computer systems. In today's wild world, production के आगे भी operations के लिए बहुत wide meaning assign किया गया है, and operations में changes लाने की वजह से obviously आपका business जो है वो drastically change हो सकता है। अब आगे चलते हैं। अब नई प्रोसेस को evaluate करेंगे। नई प्रोसेस काम कैसे कर रही है, जिस इंटेंशन से मैंने वो प्रोसेस चेंज की थी, क्या वो इंटेंशन सक्सेसफुल हुआ है? इवैल्यूएशन किस चीज़ का करेंगे? न्यू प्रोसेस का। क्या मेरा इंटेंशन सक्सेसफुल हुआ ये देखने के लिए। एंड इसके बाद क्या रुकेंगे? नहीं, कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट की तरफ, खुद की तरफ ध्यान रखेंगे, और जो इम्प्रूवमेंट मैंने लाया है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे कंटिन्यूसली लाते रहेंगे। So actually I ultimately aim at continuous development. These were the steps of implementing business process re-engineering. अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कुछ डेफिनेशंस है, री-इंजीनियरिंग वर्ड को डिफाइन करने का एफर्ट लिया है। बेसिकली री-इंजीनियरिंग का मतलब है फंडामेंटल रीथिंकिंग होगी, रैडिकल रीडिज़ाइन होगा। ये क्रांतिकारी तरीके से नई सोच लाएंगे हम लोग, और नए प्रोसेसेस को डिज़ाइन करेंगे हम लोग बिल्कुल भी नए तरीके से। किस लिए? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए। वो 1-2% की इम्प्रूवमेंट नहीं है, आई नीड अ हेल लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे सेलफोन्स जो है वो पहले बटन्स का इस्तेमाल करते थे, अब टच स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। सो क्लियरली प्रोडक्शन प्रोसेस में जो चेंज लाना पड़ा होगा वो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी होगा, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे होगा। वहाँ पे मुझे ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट चाहिए था इन माय प्रोडक्शन प्रोसेस। ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट ओवरऑल किस चीज़ में चाहिए वो देखते हैं। ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड। सो क्या होगा, क्या करना है मुझे?
मेरा कॉस्ट करना है कम, क्वालिटी बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, सर्विसेज को बूस्ट करना है एंड स्पीड भी बढ़ाना है. सो ओवरऑल दिस इज़ व्हाट री इंजीनियरिंग वुड मीन. प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड मेजर सेट ऑफ एक्टिविटीज़. जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, से फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन में कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको ख़रीदनी है तो आप कैसी प्रोसेस अपनाते हैं? हाउ डू यू गो अबाउट इट? सबसे पहले तो आप खोलते हैं एप्लीकेशन में चूज़ करते हैं प्रोडक्ट. चूज़ करने के बाद आप चूज़ करते हैं कि पेमेंट स्टाइल. बेसिकली उसके बाद बीच के कुछ चीज़ें आप चूज़ कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीवरी एड्रेस या मेथड ऑफ पेमेंट. सो ये सारी चीज़ें हो गई. सो इसके बाद एक्चुअल पेमेंट होता है. एक्चुअल पेमेंट के बाद, या आप COD भी कर सकते हैं, COD, एक्चुअल पेमेंट या COD. और इसके बाद आपको वो ये नोटिफिकेशन आता है दैट ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, ऑर्डर इज़ प्लेस्ड, और इसके साथ आपको डेट ऑफ डिलीवरी भी मिल जाता है. सो द डेट ऑन विच आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा. सो दिस इज़ नथिंग बट प्रोसेस. इट एम्स एट कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी. दैट इज़ नथिंग बट प्रोसेस. ये अमेज़ॉन के बारे में है. हर कंपनी के केस में बेस्ड ऑन कंपनी काम कैसे करती है, प्रोसेस बिल्कुल भी अलग होगा. दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ प्रोसेस मीन्स. आगे चलते हैं. एप्लीकेशन कहाँ मैं BPR यूज़ कर सकती हूँ? BPR जहाँ पे हाई कॉस्ट चल रहा है मेरा, वहाँ पे कॉस्ट कम करूँगी. क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जहाँ पे अप टू द मार्क नहीं है, वहाँ यूज़ करूँगी. बॉटलनेक का मतलब क्या होता है? हाई लेवल ऑफ बॉटलनेक प्रोसेसेस. बॉटलनेक का मतलब होता है ऐसा कोई प्रोसेस जो सच में ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कंस्ट्रेंट है. से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस B से किसी पर्टिकुलर कंपनी में 4 प्रोसेसेस लगते हैं टू कंप्लीट द प्रोडक्ट. सो यहाँ पे रॉ मटेरियल से शुरुआत होती है, यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स के यहाँ पे रुक जाती हूँ मैं. इसमें से प्रोसेस B सबसे ज़्यादा टाइम लेता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है. तो B will be a bottleneck process. Bottleneck process will put an overall limitation on the whole business, on the whole production process. And bottleneck process को improve करने से हमारे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी. ऐसी चीज़ को बोलते हैं बॉटलनेक प्रोसेस, जो ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस पे लिमिटेशंस डालती हो, उसका स्पीड कम करती हो या कॉस्ट को ड्रास्टिकली बढ़ाती हो. ठीक है. अगली क्या प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पे BPR हेल्प कर सकता है कि मिडल लेवल मैनेजर्स जो है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं. सो परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है. एंड अगला है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस समझो, HR समझो, रॉ मटेरियल समझो, या और कुछ भी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो रहा है. एंड दैट इज़ द रीज़न मेरा मैक्सिमम परफॉर्मेंस का जो स्टेप है मैं उससे बहुत दूर हूँ. सो ये 5 प्रॉब्लम्स अगर मेरी कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं तो BPR डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करूँगी मैं. एंड आई विल डेफिनेटली सी सम ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट. अब देखते हैं कि बेसिकली की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं BPR में. की कंपोनेंट्स इन BPR देखते हैं. सबसे पहला है रीडिज़ाइन, रीटूल एंड रीऑर्केस्ट्रेट फॉर्म द की कंपोनेंट्स ऑफ BPR that are essential to an organization to focus on outcome that it needs to achieve. So यहाँ पे बेसिकली हर चीज़ की रीडिज़ाइनिंग, रीटूलिंग होगी. किस लिए? क्योंकि अब मेरा जो एम है वो पहले से काफ़ी डिफरेंट है और पहले से काफ़ी बड़ा है. सो री इंजीनियरिंग में बेसिकली तब
री इंजीनियरिंग अपनी जगह बेसिकली तब बनाएगा जब मुझे कोई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट चाहिए, जैसे सेलफोन बटन से शिफ्ट होके टच स्क्रीन में जाएंगे। ऐसे केस में पूरी की पूरी प्रोसेस रीडिज़ाइन करनी पड़ेगी। रीटूलिंग मतलब मशीनरी टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें क्या करनी होंगी, नई लानी होंगी। एंड की कंपोनेंट्स ऑफ बीपीआर में वो सबसे पहला की कंपोनेंट है। दूसरा है आउटकम जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना, वो एम्बिशियस होना चाहिए। अगर छोटी मोटी चीज़ है तो उसके लिए बीपीआर करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में जो चेंजेस हम करते हैं छोटे खर्चे में क्विकली होने वाले, वो भी हम कर सकते हैं। ऑलराइट, जो कॉस्टिंग में सीखे हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाले ड्रास्टिक चेंजेस हैं वहाँ पे मेरी एम एम्बिशन भी बहुत क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। सो एम्बिशियस आउटकम के लिए। तीसरा है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन आप ये रीडिज़ाइनिंग, रीटूलिंग एंड रीऑर्केस्ट्रेशन कैसे करते हो। एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो क्रांतिकारी है और इसीलिए मुझे चेंजेस भी क्या करने होंगे, क्रांतिकारी लाने होंगे। माई अल्टीमेट एम डिपेंड्स ऑन कि मैं शुरुआत कहाँ से करती हूँ, चेंजेस कितने लाती हूँ, रीडिज़ाइनिंग कितना करती हूँ और रीटूलिंग कितना करती हूँ। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन इट। देन ईच स्टेप प्रिंसिपल एम्बॉडीज एक्शंस एंड रिसोर्सेस। अब हर स्टेप में ये नीचे के जो एक्शंस एंड रिसोर्सेस हैं वो आना ज़रूरी है। गाइज नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं चाहिए मुझे कीवर्ड्स में। सबसे पहले तो रीडिज़ाइनिंग करेंगे। रीडिज़ाइनिंग में हम करेंगे कैसे, वी विल सिंप्लीफाई द प्रोसेस सबसे पहला। उसके बाद स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, अगर आपको ग्लोबल स्केल पे कॉम्पीट करना है तो मैकडोनल्ड्स का बर्गर जैसे इंडिया में मिलता है वैसा ही आपको बांग्लादेश में भी मिलना चाहिए। सो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को भी करेंगे और प्रोडक्ट को भी करेंगे। अगला है, अब उसे करेंगे एम्पावर बाय गिविंग मोर रिसोर्सेस, बाय बेसिकली डूइंग मोर खर्चा। ज़्यादा रिसोर्सेज देंगे, एचआर ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा देंगे, पैसे ज़्यादा देंगे, मशीन ज़्यादा देंगे, तो इन शॉर्ट यहाँ पे हेवी इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे। एम्प्लॉयशिप, ज़रूरत पड़ने पर बेहतर वर्कफोर्स का अरेंजमेंट करेंगे, बेहतर सूटेबल एम्प्लॉय को ढूंढ निकालेंगे, इसे बोलते हैं एम्प्लॉयशिप। एंड ग्रुप वेयर मेजरमेंट्स, नाउ द लास्ट वन इज ग्रुप वेयर मेजरमेंट्स, जहाँ पे हम प्रॉपर ग्रुप असाइन करेंगे इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट कि हमारा जो प्रोसेस है रीडिज़ाइनिंग के लिए रेडी हो जाए। द नेक्स्ट पार्ट इज़ रीटूलिंग, जहाँ पे हम क्या करेंगे, नेटवर्क्स बांधेंगे जो इन्फॉर्मेशन को फास्ट स्प्रेड करने में मदद करेगा। उसके बाद इंट्रानेट्स लाएंगे। इंट्रानेट का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल विद इन द कंपनी एम्प्लॉय जो एक दूसरे से बात करते हैं वो इंटरनेट से जोड़े गए हैं। इंटरनेट का मतलब होता है विद इन द कंपनीज व्हेन एम्प्लॉयज़ आर एबल टू कनेक्ट टू ईच अदर क्विकली एंड बाहर के लोगों को उस पर्टिकुलर नेटवर्क को एक्सेस ना हो तो उसे बोलेंगे इंट्रानेट। इन शॉर्ट ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसको बाहर की दुनिया से एक्सेस नहीं किया जा सकता, दैट्स इंट्रानेट। देन व्हाट आर एक्स्ट्रानेट्स, अब ज़रा देखते हैं एक्स्ट्रानेट्स बेसिकली क्या होते हैं। ज़रा फेंट यूज़ करती, ओके। एक्स्ट्रानेट बेसिकली क्या होगा, एक्स्ट्रानेट बेसिकली क्या होगा, जैसे ये इन्फोसिस कंपनी का इंटरनल नेटवर्क है जहाँ पे इन्फोसिस के मैनेजर्स बैठते हैं या एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा इसके डायरेक्टर्स भी हैं या इसका एमडी भी है। सो एवरीबडी विद इन द इन्फोसिस इज़ कनेक्टेड विद इन दिस नेटवर्क और इसको बोलेंगे इंट्रानेट। अब जब बाहर से कोई क्लाइंट आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, क्लाइंट किसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए आपसे बात करना चाहता है, सो ऑब्वियसली किसी नेटवर्क के थ्रू ही ये आपसे कनेक्ट करेगा और लिमिटेड
एक्सेस देंगे हम इस क्लाइंट को हमारे नेटवर्क के थ्रू हमसे बात करने के लिए, और इस लिंक को हम बोलेंगे एक्स्ट्रानेट। आई होप दिस इज़ क्लियर। व्हाट इज़ इंट्रानेट? इट इज़ द कम्युनिकेशन चैनल्स विद इन माई ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता है। एक्स्ट्रानेट क्या है? कभी कभी बाहर से क्लाइंट्स ही नहीं, सप्लायर्स भी होते हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स उसके लिए ज़रूरी है, इस ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, एंड टू डू दैट उन्हें एक्सेस देना बहुत ज़रूरी है। और ये जो लिंक हम इस्टेब्लिश करते हैं हमारे इंटरनल नेटवर्क और बाहर वालों से, और उन्हें लिमिटेड एक्सेस जो देते हैं, उसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा एक्स्ट्रानेट है। आई होप दिस इज़ क्लियर कि एक्स्ट्रानेट का मतलब क्या है। सो दैट्स नथिंग बट योर एक्स्ट्रानेट। ये अगला टॉपिक है। अब देखते हैं री कोऑर्केस्ट्रेट। सो सिंक्रोनाइजेशन वाला अगला प्रोसेस है। क्या सिंक करेंगे? जो प्रोसेस हम चेंज करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस लूप में सही से बिठाना चाहिए, एंड ह्यूमन रिसोर्सेस ऑब्वियसली जो इनएविटेबल पार्ट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, उसे भी प्रॉपर इंटीग्रेट करना चाहिए। सो दिस इज़ अ बेसिकली step focusing on integration of and synchronization of processes, IT and HR। तभी मिलके हम क्या कर सकते हैं, री इंजीनियरिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। सो वी बिगैन एट रीडिज़ाइनिंग, देन देयर वाज रीटूलिंग, एंड देन वी मूव टू रीऑर्केस्ट्रेट। सो ये हो गए 3 की एक्शंस। ओके, अब जा रहे हैं हम मेथोडोलॉजी की तरफ। मेथोडोलॉजी या ये टेक्निक अब करेंगे, ठीक है। इट्स बेसिकली जो हमने टॉपिक पहले पेज पे किया था, ये उसी का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है। हम देखते हैं क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इसी का ये काइंड ऑफ एक्सटेंशन है कि कैसे इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे विथ सम डिटेलिंग। देखते हैं। मोस्ट मेथोडोलॉजीज में तो कॉमन एलिमेंट्स ही होते हैं, लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, बट rather simple differences can have a significant impact on success or failure। इन शॉर्ट ये आपको ये बोलना चाहता है कि अगर आपके प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ नहीं हुआ तो री इंजीनियरिंग कैन कम्प्लीटली फेल, क्योंकि दिस इज़ अ गेम ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ न्यू पीपल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो you'll have to always look for any kind of deviation and you should always avoid those deviations। चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ऐसी प्रोसेस को सिलेक्ट करना होगा जिसमें चेंज लाने की वजह से आपका ओवरऑल जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त चेंज लाया जा सकता है। सो सबसे पहले तो हमने किया सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस, जिसे चेंज करने की वजह से बेसिकली आपके पूरे बिजनेस का चेहरा मोहरा बदल जाएगा। सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? स्टेप्स छोटे होंगे एंड कंप्लीटली हम एफिशिएंसी की तरफ ध्यान देंगे। सो सिंप्लीफिकेशन में हम स्टेप्स कम रखेंगे एंड एफिशिएंसी बढ़ाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। स्टेप्स कम क्यों रखने हैं? सो दैट इट इज़ लेस कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेल अंडरस्टूड। इसमें कभी कभी इस प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन भी इन्वॉल्व हो सकता है, सो स्टेप्स कम रखेंगे। इसके अगला वाला पार्ट जो है दैट इज़ अ टीम ऑफ एम्प्लॉयज़। नाउ HR इज़ इन्वॉल्व, एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना है, टीम ऑफ एम्प्लॉयज़, एंड उन्हें क्या करना है? असाइन अ रोल फॉर प्रोसेस कोऑर्डिनेटर। So basically I'm involving human resources now because they are the ultimate ones or they are the key to make sure कि आपका जो process है वो अच्छी तरीके से री इंजीनियर हो। rather you the success of the re-engineering process
depends on how well the human resource is being involved, and that is the reason employees is one of the very important steps. अब आगे चलते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करने के बाद वर्क फ्लो अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. सो वर्क फ्लो हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए. डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसफ़र एंड कंट्रोल. यहाँ पे डॉक्यूमेंट हर चीज़ होने की वजह से ना, अगर बाय चांस कभी कोई प्रॉब्लम भी आती है तो इट इज़ वेरी ईजीली टू ट्रेस आउट थ्रू दैट डॉक्यूमेंटेशन कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई थी. So documentation will always document all the key points which can be used as a reference in future. इसके बाद हर एक के लिए हम responsibilities देंगे. अब responsibilities जब तक well defined नहीं होंगे तब तक it is impossible to operate within the process, because conflict of authority and conflict of responsibilities will always make sure कि confusion आ जाए. exactly मेरा रोल उस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होगा अगर ये मुझे पता नहीं है, सो मैं 100% नहीं दे पाऊँगी. सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली देने होंगे. अब हम एक्चुअली आईटी को इन्वॉल्व करेंगे. यहाँ पे अब ऑटोमेशन चाहिए मुझे. ऑटोमेशन कैसे चाहिए गाइज? मेनी ईयर्स बैक, या समझो आप एक 8-9 साल पहले, अगर मुझे किसी को बल्क ईमेल भेजना है तो हर बार जीमेल के थ्रू पंच इन करना है और मैन्युअली हर एक का ईमेल मुझे एंटर करना है. आजकल हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें बस एक ही बार वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके मैं दे दूँ, या एक ही बार फॉर्म्स, जो एडमिशन फॉर्म्स है समझो, या क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है, वो सारे के सारे फॉर्म्स अपलोड भी कर दूं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेसेस उठा लेता है और सबको बल्क में ईमेल भेज सकता है. सो ऑटोमेशन हैज़ सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ कॉस्ट. सो बेसिकली यहाँ पे यूजिंग फॉर ऑटोमेशन अ डिफरेंट टूल्स, से फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंट सॉफ्टवेयर्स में बी यूज्ड. ये मैं बोलना चाहती थी. ऑटोमेशन के थ्रू हमने ड्रास्टिक चेंजेस लाए हैं हर चीज़ में, एंड दैट इज़ द रीज़न हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ गई है, स्पीड भी बढ़ गया है एंड कॉस्ट भी कम हो गया है. उसके बाद है ट्रेनिंग लोगों को देनी पड़ेगी. ट्रेन द प्रोसेस टू एफिशिएंटली मैनेज एंड ऑपरेट द न्यू प्रोसेस. सिंस ये एक ड्रास्टिक शिफ्ट है, लोगों को नई चीज़ों के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उन्हें तैयार करना पड़ेगा फॉर द न्यू प्रोसेस. सो ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की स्टेप्स. एंड द लास्ट वन इज़ एक्चुअली में उस नई चेंज्ड बिजनेस प्रोसेस को, रीडिज़ाइन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करना होगा इनटू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब इसे एक्चुअली में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोसेस in the business structure. So this is nothing but the actual implementation, actually bringing in the new process into the picture, into the reality. So this was nothing but methodology या फिर alternative techniques. So I hope this is clear. अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ. यहाँ पे कुछ मॉडल स्टेजेस हैं कि ऑल मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो एक पर्टिकुलर मॉडल स्टेजेस फॉलो करेंगे. सो कोई भी प्रोसेस हो, अगर उसकी री इंजीनियरिंग हो रही है तो हम शुरुआत बस यहीं से करेंगे. सबसे पहली है एनविजन स्टेज. यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी जो है वो देखनी पड़ेगी, बिजनेस प्रोसेसेस देखने पड़ेंगे एंड एग्जिस्टिंग चीज़ें रिव्यू करेंगे. सो एनविजन में हम बेसिकली एग्जिस्टिंग चीज़ें रिव्यू करेंगे. सो दिस इज़ अ रिव्यू स्टेप. उसके बाद इनिशिएशन करेंगे. अब प्रोजेक्ट टीम्स असाइन करेंगे, परफॉर्मेंस गोल्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एम्प्लॉय नोटिफिकेशन को हम सेट करेंगे. सो अब नए लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड प्रोजेक्ट टीम सेट कर रहे हैं. वी आर इन्वॉल्विंग न्यू ह्यूमन रिसोर्सेज जो अपने इनपुट्स देंगे वाइल रीडिज़ाइनिंग द प्रोसेस. फिर देंगे डायग्नोसिस स्टेज. यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे हम ऑफ प्रोसेसेस एंड सब प्रोसेसेस जो
प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करता है. सो किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है. सो प्रोसेस में जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, व्हाट आर द कंट्रीब्यूटर्स, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, तो उनके रोल्स क्या हैं, आईटी का रोल कैसा है, और हम पैसे कितने खर्चा कर रहे हैं, ये सारे पैरामीटर्स की तरफ ध्यान रखा जाएगा. फिर हम रीडिज़ाइन करेंगे. अ न्यू प्रोसेस डिज़ाइन इज़ डेवलप्ड बाय डिवाइसिंग प्रोसेस डिज़ाइन ऑल्टरनेटिव्स थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्रिएटिविटी टेक्निक्स. अब हम एक्चुअली में नई प्रोसेस को डिज़ाइन करने के बारे में बात कर रहे हैं, और ये चेंज छोटा मोटा नहीं है. आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग अ ड्रास्टिक चेंज in a particular process. So this particular redesigning is completely different than simply redesigning a small aspect like a small machine or some basic production technique or something like that. So ये एक क्रांतिकारी revolutionary stage है. अब पुरानी प्रोसेस जिसकी तरफ मैंने यहाँ फोकस किया था, उसे हम रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं. रिकन्स्ट्रक्ट करते वक्त क्या क्या करना पड़ेगा, स्मूथ माइग्रेशन, क्योंकि अब एक्चुअली में चेंज हो रहा है. सो स्मूथ माइग्रेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोसेस टू न्यू प्रोसेस, एंड ह्यूमन रिसोर्स का जो कॉस्ट है उसे हम कम करने वाले हैं ड्यूरिंग रिकन्स्ट्रक्शन स्टेज. द लास्ट स्टेज इज इवैल्यूएशन चेंज. इवैल्यूएशन में बेसिकली जिस सोच के साथ मैंने इस प्रोसेस को री इंजीनियर किया था, क्या वो गोल मैंने अचीव किया है, वो गोल अगर मीट होता है तो डेफिनेटली री इंजीनियरिंग सक्सेसफुल हुई है. तो नई प्रोसेस जो है उसे हम मॉनिटर करेंगे थ्रू फीडबैक सिस्टम, एंड क्या देखेंगे, वेदर गोल्स आर मेट, एंड ऑल्सो हम टोटल क्वालिटी प्रोग्राम्स की तरफ ध्यान देंगे. सो क्या गोल्स मीट हुए हैं, क्या क्वालिटी इम्प्रूव हुआ है, ये सारे एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे. यूज़र फ्रेंडलीनेस मेक्स इट ईजियर फॉर द यूज़र टू यूज़ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. बहुत लार्ज स्केल पे इसे अच्छे से प्रोड्यूस करके लोगों तक पहुँचा के इस दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन लाया. गूगल ने बेहतर सर्च इंजिन्स ला के लोगों को इंटरनेट के थ्रू जोड़ने में मदद की. फेसबुक ने ओवरऑल लोगों को एक कॉमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होने में मदद किया. नई जनरेशन्स का रिक्वायरमेंट ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम में फेसबुक को ही सिंप्लीफाई करते हुए सिर्फ इजी चीज़ें जैसे पिक्चर्स अपलोडिंग यूज़ किया. स्नैपचैट का इंटरफेस उससे भी अलग है. सो ये जो लोगों ने बेहतर री इंजीनियरिंग की थी अपनी प्रोसेसेस को, एक नए इनोवेटिव आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो एफर्ट्स लिए थे, उसमें ओवरऑल द वर्ल्ड गॉट कम्प्लीटली चेंज्ड. इट लिटरली क्रिएटेड अ बिग डेंट इन दिस यूनिवर्स, एंड उसके डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स इन कंपनीज़ ने एंजॉय किए हैं. अब देखते हैं ये बेनिफिट्स क्या क्या है. सबसे पहला है रीएलोकेशन ऑफ जॉब्स करेंगे एंड कम लोगों को, कम चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे. और क्या है, लीस्ट पॉसिबल एम्प्लॉयज़. ये सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर मैंने एफिशिएंटली हर एक को प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है तो मुझे कम लोगों को, कम ह्यूमन बीइंग्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. विथ दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज फास्टर एंड कॉस्ट इज लोअर. सेकेंड, बेसिकली ये पहले जैसा ही है. डाउन साइजिंग द स्ट्रक्चर का अगेन यही मतलब है कि ह्यूमन रिसोर्सेस हम कम करते हैं एंड जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एम्पावरमेंट करवाएंगे. इसका मतलब है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को बेहतर बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ देयर अथॉरिटीज़, इन टर्म्स ऑफ देयर पेमेंट स्केल्स. एंड डाउन साइजिंग कैसे करेंगे, बाय रीऑर्गेनाइजिंग इट एंड बाय इन्वॉल्विंग ओनली लेसर एंड डिजर्विंग कैंडिडेट्स इन द कंपनीज. थर्ड होता है फ्लेक्सिबिलिटी. क्या है फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखते हैं जॉब्स एंड प्रोसेसेस बिकम फ्लेक्सिबल सो एज टू बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ ईच केस, कंपनीज एंड कस्टमर्स नीड्स. Any process or any business is about needs of two different parties.
एक जो है वो सेलर है यानी कि कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा जो है वो बायर है यानी कि वो कस्टमर है उसके नीड्स पर। दोनों के नीड्स बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट एंड बेस्ड ऑन द सिचुएशन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकते हैं, और अगर मुझे डायनामिक एनवायरनमेंट के साथ चलना है तो डेफिनेटली आई शुड बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ माय तीसरा बेनिफिट। ओके, अब ये 3 चीज़ें हो जाएंगी तो क्या क्या होगा ये देखिए। अब उसकी वजह से होगा रिडक्शन इन कॉस्ट। सो कॉस्ट कम होगी, मेरी कॉस्ट कम हो रही है, क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है, एफर्ट्स जो है वो कम हो रहे हैं। सो ये 3 बेसिक बेनिफिट्स, फंडामेंटल बेनिफिट्स मुझे मिल रहे हैं एज पर पॉइंट नंबर 4। एंड नॉट ओनली दैट वन, it has a capacity to turn an unprofitable unit into a profitable one. So quite possibly ऐसा भी हो, so existing जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अनप्रॉफिटेबल हैं। जैसे मैंने टाटा के बारे में बहुत बार एग्जांपल दिया था कि टाटा नैनो वैसे तो फ्लॉप प्रोजेक्ट है, बट दे आर प्लानिंग टू अपग्रेड दैट टाटा नैनोज प्लांट इनटू अ प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली कार्स बनाएंगे। सो दिस isn't it complete re-engineering? It's a complete shift फ्रॉम एग्जिस्टिंग व्हीकल लाइन टू न्यू व्हीकल लाइन। एग्जिस्टिंग व्हीकल लाइन जो है वो यूज़ करता है डीजल टू रन, जो हम नया व्हीकल लाइन यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी टू रन। सो जो नॉन प्रॉफिटेबल है उससे कन्वर्ट हम करेंगे प्रॉफिटेबल यूनिट में। ओके, नॉट ओनली दैट, द लास्ट वन इज इट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्स द बिजनेस, एंड वहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं फुल्ली डॉक्यूमेंटेड मॉडल। डॉक्यूमेंटेशन विल ऑलवेज हेल्प टू ट्रेस कि एग्जैक्टली किस सीक्वेंस में एक्टिविटीज़ हुई थी। इन केस ऑफ फेलियर इट विल ऑलवेज ऑल्सो हेल्प मी टू फाइंड आउट कि किस वजह से वो फेलियर आया, क्या उसे इम्प्रूव करके प्रोसेस को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सो डॉक्यूमेंटेशन इज़ नथिंग बट मेरा जो एक्शन प्लान था या फिर मैंने जो भी एक्शंस लिए उसे मैंने डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन में उतारा है। So documented model of operation. So these are definitely the benefits. अगर आपने देखा होगा इन बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाते हुए ही फॉर्चून 500 कंपनीज़ ने अपनी किस्मत जो है वो ड्रास्टिकली बदली। जैसे फॉर एग्जांपल आईटीसी, जब उन्हें लगा कि टबैको पे बैन लग सकता है या ओवरऑल, आई थिंक मैंने ये भी एग्जांपल दिया था कि ओवरऑल इंडिया ने ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने स्मोकिंग या फिर टबैको के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप जैसे स्मोकिंग को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और 20 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट है तो 20 सेकंड के प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको 20 सेकंड के लिए ये भी बताना होगा कि टबैको आपकी हेल्थ के लिए कैसे हार्मफुल है। ये देखते हुए आईटीसी को सेंस हुआ कि टबैको के जो प्रोडक्ट्स हैं दे मे नॉट रिमेन प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग रन, या फिर सिर्फ उस पर डिपेंडेंट रहने से कोई खास फ़ायदा होगा नहीं फ्यूचर में। सो दे कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइड देयर बिजनेस इनटू से क्लासमेट के नोटबुक्स या फिर एडिबल ऑयल्स एंड सो ऑन। सो ये कम्प्लीटली री इंजीनियर्ड प्रोसेसेस हैं कि एग्जिस्टिंग टबैको के प्रोडक्ट्स में पूरा डाइवर्सिफिकेशन लाना और कम्प्लीटली नए प्रोडक्ट्स को लेके कस्टमर्स को सर्व करना। दैट डेफिनेटली डिड चेंज द किस्मत ऑफ आईटीसी। बेसिकली आईटीसी का फुल फॉर्म ही इंडियन टबैको कंपनी है, लेकिन आज वो कंपनी जो है उसके प्रोडक्ट्स सिर्फ टबैको के लिए लिमिटेड नहीं है। अगला है क्राइटेरिया कि बीपीआर कौन करेगा। जिसका वर्कशॉप एक 10-12 लोगों का है, जो मतलब बहुत ही छोटे स्केल पे ऑपरेट करता है, उसको बीपीआर से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग एनी बीपीआर। सो देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया। सबसे पहले तो मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए 20 एंड कम से कम 4 मैनेजर्स चाहिए। सो एम्प्लॉयज़ मेरे पास हैं 20 एंड मैनेजर्स है मेरे पास 4। दूसरा है मैनेजमेंट ने कमिटेड होना चाहिए टुवर्ड्स न्यू वे ऑफ वर्किंग एंड इनोवेशन। सो बेसिकली न्यू वे ऑफ वर्किंग एंड इनोवेशन, पुराना तरीका नहीं बल्कि कम्प्लीटली नया तरीका। जैसे बटन्स वाले सेलफोन्स से हमने स्विच किया
टच स्क्रीन वाले सेल फोन्स की तरफ. सो दैट इज़ लाइक अ कम्प्लीटली न्यू वे ऑफ वर्किंग, कम्प्लीटली चेंज इन द प्रोसेस. एंड वेल फॉर्म्ड IT इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आजकल कहीं भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो नेटवर्क्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, बिकॉज उससे आपका जो डेटा या IT का ट्रांसफ़र है, अदर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र जो है, IT नहीं, इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र है वो बहुत फास्ट हो सकता है. एंड दैट इज़ द रीज़न आपका अच्छा IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इट विल ऑलवेज हेल्प टू मेक श्योर कि आपका BPR सक्सेसफुल हो. गाइज, हियर एंड्स दिस टॉपिक एंड सो डज योर सिलेबस. आई होप द टॉपिक ऑफ BPR आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो. BPR बेसिकली उन्हीं प्रोसेसेस को टारगेट करता है विच आर केपेबल ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड उन्हें चेंज करने की वजह से हम ओवरऑल कंपनी के पूरे चेहरे में ही फ़र्क ला सकते हैं. इट बेसिकली एम्स एट द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, improvement of quality, improvement in customer service, and bringing efficiency overall. आजकल ग्लोबलाइजेशन के केस में चौथा एंड इम्पॉर्टेंट सबसे क्राइटेरियन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो जैसे नाइकी के शूज़ मुझे इंडिया में मिलते हैं, वैसे ही जर्मनी में मिलने चाहिए, वैसे ही स्पेन में मिलने चाहिए, और वैसे ही इटली में मिलने चाहिए. फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ ने अपनी किस्मत बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के थ्रू ही बदली थी, बाय ब्रिंगिंग रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन देयर प्रोसेसेस. सो दिस इज़ नॉट मियरली अ स्मॉल चेंज. री इंजीनियरिंग वुड नीड अ हेल लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एंड अ विजनरी मैनेजमेंट जो फ्यूचर में क्या होगा वो देखने की कैपेबिलिटी रखती हो. जैसे फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स अर्ली 80s में ही इसने प्रेडिक्ट कर दिया कि हम किसी दिन एक ऐसा फ़ोन लाएंगे जिसमें कोई कभी बटन्स नहीं होंगे. गाइज, 81 के शुरुआत में तो कंप्यूटर को माउस भी नहीं हुआ करता था. एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स भी बहुत फ्रीक्वेंटली फेल होते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाते थे. ऐसी सिचुएशन में इसने बहुत आगे का फ्यूचर देख लिया था और इसने ये बोला कि हम टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी लाएंगे. पीपल आई एम श्योर मस्ट हैव लाफ्ड एट दैट पर्टिकुलर पुअर गाय एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट डेफिनेटली अगर हम आज देखें तो वो पॉसिबल है. 40 साल के बाद हम सभी आज टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. सो डेफिनेटली बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज़ अ टूल टू ड्रास्टिकली फंडामेंटली चेंज द किस्मत of any company, and that's the importance of business process re-engineering. Thank you so much for now. All the best.